ठीक है। पेंसिल वाला आपके पास नहीं है, हमने आईलिड को इवर्ट किया है, ठीक है, समझ आ रही? बस मुताहिर बस करें। मैं थोड़ा सा मजाक इसलिए करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश। अच्छा देखें, इसमें पहला जो हमारे पास ग्रेड है वो है फॉलिकल्स, ठीक है जी। ये मैंने जिस तरह आपको पहले भी लेक्चर में बता दिया कि आप ये साइंस और सिम्टम्स दूसरे डिजीजेस के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिजीजेस में प्रॉब्लम यही है कि सारी चीज़ें मिली हुई है। अगर एनाटॉमी की तरह डिफरेंट हो, डिफरेंट लोकेशन हो, डिफरेंट वो हो तो फिर कोई मसला ना होता। लेकिन डिजीजेस में कंफ्यूजन ये है कि आपने डिफरेंशिएट करना है, आपने ट्विन्स ब्रदर को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, आपने आइडेंटिकल को डिफरेंशिएट करना, इसीलिए तो डिजीजेस जो है ये मुश्किल है, ठीक है। ये इस तरह का पेशेंट आपको एलर्जिक भी लगेगा, इस तरह का पेशेंट आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी लगेगा, ये आपको वायरल भी लगेगा, ये आपको क्लैमीडिया भी लगेगा, ठीक है। तो ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं तो हमारे काफ़ी प्रैक्टिस के बाद तब हमें पता चल जाता है कि कौन से पेशेंट को दूसरे से अलग करना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। और उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, समझ आ रही है? तो हमारे पास पहले जो फॉलिकुलर स्टेज होता है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटस जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका हमने पढ़ा कि सीरोटाइप ए, बी और सी ज़्यादातर कॉमन है, ठीक है। तो वो आके यहाँ पे आपके जो एपिथेलियम है कंजक्टिवा का, वहाँ पे उस पर अटैक करता है, ठीक है, उसके साथ उसकी अटैचमेंट आ जाती है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए फॉरेन बॉडी है, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है लोकली एक्टिवेट हो जाएगा, और जब लोकली एक्टिवेट होगा तो सब एपिथेलियल इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से फॉलिकल्स बनेंगे। समझ आ रही है? क्लियर है? देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई फॉरेन बॉडी आती है, हमने कल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की बात की और उसमें हमने बात की थी कि पोलन या अगर डस्ट आ जाए तो नॉर्मली डस्ट आपके बॉडी के लिए कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। हमारा स्किन पे नॉर्मली भी अगर हम डेली भी नहाते तब भी बहुत डस्ट पड़ता है, ठीक है, वो डेंजरस नहीं है, उसके खिलाफ आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव होता है। लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डेंजरस है, ठीक है। तो ये जब आपके एपिथेलियम आपके कंजक्टिवा का सबसे सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है, और कंजक्टिवा और कॉर्निया के एपिथेलियम आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये क्लैमिडिया ट्रैकोमैटस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये जब आ जाता है एपिथेलियम के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, अटैच हो जाता है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स भी हैं कंजक्टिवा में, ठीक है, तो उसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ब्लड में हमारे पास लिम्फेटिक टिश्यूज लाइक वाइट ब्लड सेल्स भी हैं। तो वो यहाँ पे वो वाइट ब्लड सेल या जितने भी हैं इनके खिलाफ एक्शन शुरू करते हैं, और ये जो फाइनली आपका फॉलिकल बनता है ये उसी की वजह से, जिसमें आपके वाइट ब्लड सेल भी होते हैं और आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, ठीक है, समझ आ रही है? तो इसी तरह ये जो फॉलिकल्स हैं ये बन जाते हैं क्लैमिडिया ट्रैकोमैटस की वजह से, ठीक है। और जब अब ये आ गया तो ये पहला स्टेज है फॉलिकुलर स्टेज है, सॉरी ग्रेड है। अगर आपने एक पेशेंट को देखा और आपने उसका आईलिड एवर्ट किया और आपने जस्ट देखा कि इसमें फॉलिकल्स हैं और आपने उसकी हिस्ट्री ली और वो आपको कहता है कि मुझे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ, लेकिन मैं फला जगह गया था, वो गंदी सी थी और वहाँ से मैं जब आया हूँ तो ये मसला है, और आपको कॉर्निया के सुपीरियरली भी इसी तरह वो मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रैकोमा है, और फिर ट्रैकोमा का फर्स्ट ग्रेड है। समझ आ रही है?
दूसरा जो इसमें आपके इन्फ्लेमेशन है, जो दूसरा हमारे पास ग्रेड है ट्रेकोमा का, फॉलिकल्स के बाद इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये आपस में इसी तरह इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा होता है। समझ आ रही है? ठीक है, तो इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा जो आपका है, यहाँ पे आपका दूसरा ग्रेड है। आपने पेशेंट को देखा जिसमें आपके फॉलिकल्स भी थे और यहाँ पे आपका कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन थी, हो सकता है यहाँ पे आपके पेपिलास भी हो, तो ये आपके ग्रेड 2 में आता है। ठीक है, आप जब अपने डायग्नोसिस में लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि ग्रेड 2 क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शन। ठीक है, और अकॉर्डिंग ये हम इसीलिए ग्रेड में डिवाइड करते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज़ जो है वो कम या ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सीवियर ग्रेड का इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो तो उसको हम सीवियर एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड देते हैं। अगर शुरू वाले ग्रेड का हो तो उसको हम माइल्ड स्टीरॉइड्स और माइल्ड एंटीबायोटिक्स देते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए ग्रेड 2 जो है इसमें हमारे पास ये जो यहाँ पे फॉलिकल्स बने थे ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इन सारा कंजक्टिवा आपका इन्फ्लेम्ड होता है। ठीक है, इसी तरह आपके यहाँ पे लिम्बल एरिया में आपके फॉलिकल्स आ जाते हैं और याद रखें ये इसका स्पेसिफिक साइन ट्रिकोमा का। ठीक है, इसके बाद अगर इसी लेवल पे भी इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इसके बाद आपकी स्कारिंग आ जाती है। अगर ट्रीट कर भी दे तो स्कारिंग आ जाती है। ठीक है, हर डिजीज अगर आप खुद ट्रीट ना करें ना तो वो टाइम जरूर लेगा, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम के उसमें उसको ट्रीट करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है नॉर्मली स्टीरॉइड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रिग्रेस करते हैं, ख़त्म करते हैं। एक लेवल पे अगर आपने देखा होगा एक छोटा सा वो पिंपल नज़र आ गया, 1-2 दिन बाद फिर ख़त्म हो गया, ऐसा होता है ना। इसी तरह ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होते हैं इसमें मुख्तलिफ मीडिएटर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो ग्रेड है वो हमारे पास स्कारिंग है। ठीक है, और स्कार जहां भी बनता है याद रखें कि स्कार इस तरह रिट्रैक्टेड होते हैं, कंट्रैक्टेड होते हैं। जहां पे भी आपके स्किन में कहीं स्कार होता है ना वो इस तरह कंट्रैक्टेड टाइप होता है, जैसे किसी क्योंकि आपका जो स्किन सारे डायमेंशन से आता है उसको पूरा करता है, तो स्किन टाइट हो जाता है। इसी तरह आईलिड में जब ये हमारे ये फॉर एग्जांपल हमारी कॉर्निया है और इसमें ये हमारा आईलिड है तो ये नॉर्मली स्मूथ होता है, लेकिन जब स्कारिंग हो जाती है तो ये ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। तो ये स्ट्रेट होने की वजह से ये इस मार्जिन को इनवर्ड टर्न हो जाता है। ये मार्जिन आपके आईलिड का ऐसे टर्न हो जाता है, इस तरह खींचते हैं जैसे रस्सी से खींचते हैं। ये ऐसा गोल है और ये जो मार्जिन है ना जैसे रस्सी से खींचा है, तो ये इसीलिए टर्न टुवर्ड द कॉर्निया। समझ आ रही है? और इस टर्निंग को हम एंट्रोपियन कहते हैं। ठीक है, तो हमने एंट्रोपियन में भी पढ़ा था कि ट्रेकोमा इज वन ऑफ द कॉज फॉर एंट्रोपियन। याद है आपको? वो इसी तरह होता है क्योंकि स्कारिंग हो तो स्कारिंग की वजह से ये रिट्रैक्टेड इस तरह खींचा जाता है, तो जब खींचा जाता है तो मार्जिन जो है वो कॉर्निया की तरफ बेंड हो जाता है, और जब कॉर्निया की तरफ बेंड हो जाता है तो ये एंट्रोपियन, और इस एंट्रोपियन में अगर ये फॉर एग्जांपल आपकी आईलैशेस थे तो ये मार्जिन जब इस तरह बेंड हुआ तो वो आईलैशेस भी बेंड होंगे ना। ठीक है, तो आपके कॉर्निया को रब कर सकते हैं और एक्सट्रीम पेन आपको फील होगा। अगर आपके आई में कभी आईलैश छोटा सा बाल गिरा हो बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, हालांकि वो कंजक्टिवल लेवल पे नीचे के ऊपर गया होता है, लेकिन जब कॉर्निया के साथ लगता है बड़ा पेनफुल होता है। ठीक, तो ये आपकी कॉम्प्लिकेशन वाले स्टेजेस में होता है। ठीक है, तो स्कारिंग हो गई। स्कारिंग के बाद क्या हो गया? ट्राइकिएसिस। ये वो ट्राइकिएसिस समझ आ रहा है? बेंडिंग ऑफ आईलैशेस टुवर्ड द कॉर्निया। ठीक है, ट्राइकिएसिस। अब ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा है जी। ठीक है, अब ट्राइकिएसिस हो गई। लास्ट में क्या है? ओपेसिटी। ओपेसिटी। ओपेसिटी क्यों?
ये आईलैशेज ये कॉर्निया को बार बार रब करते तो अल्सर भी कर सकते हैं, आपके एपिथेलियम स्ट्रोमा को शेड भी कर सकते हैं। तो जो आपकी कॉर्निया ये थी वो शेड हो गई, इसी तरह अल्सर बन गया। तो अल्सर जब ठीक होता है ओपेसिटी बन जाती है, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट में विजन जो है डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रेकोमा इज वन ऑफ द काज ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस उसको कहते हैं कि अगर ये डिजीज हम ठीक करें तो ये ब्लाइंडनेस नहीं होगी। अनअवॉइडेबल ब्लाइंडनेस वो डिजीज है कि उस अगर वो ट्रीट भी हो जाए तो ब्लाइंडनेस मतलब उससे लाइक ग्लाकोमा, लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। अगर आप ग्लाकोमा के पेशेंट को ट्रीट भी करते हैं तो जो डैमेजेस हुए हैं वो परमानेंट है। इसी तरह डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी इस तरह होता है। समझ आ रही है जी, ठीक है। तो कॉर्नियल ओपेसिटी, अच्छा ये जो हमने कहा ना ये ट्राइकेसिस कॉर्नियल ओपेसिटी, अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, यही इसके कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। ट्राइकियासिस और डिस्ट्राइकियासिस एंट्रोपिया। जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ते हैं अगर आप उसी टॉपिक बुक में पढ़ा करें तो आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप नेक्स्ट डे या उसके 2 दिन बाद करें फिर आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये बातें कभी भूल जाती हैं, ठीक है। तो इसका पहले जो हमारे पास इसका कॉम्प्लिकेशन है, और इस स्टेज में याद रखें कि कॉम्प्लिकेशंस में हम ट्रैकोमा की सर्जरी करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के अलावा नहीं करते, अच्छा, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन में इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपियन हुआ है, तो इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। यस सर। आप इस क्लीरोज कंजक्टिवा को तो ठीक नहीं कर सकते, आप इसको कट लगाएंगे और इसको फिर टाइट करेंगे। तो जब आप इसको टाइट करेंगे ये ऐसे हो जाएगा और ये जो आपका मार्जिन है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब कॉम्प्लिकेशन इसके क्या है, कॉम्प्लिकेशन इसके ट्राइकियासिस है, ठीक है जी। दूसरा कॉम्प्लिकेशन इसका एंट्रोपियन है, तीसरा कॉम्प्लिकेशन डिस्ट्राइकियासिस है, चौथा कॉम्प्लिकेशन कॉर्नियल ओपेसिटी है, ठीक है। ये आपके ट्रकोमा की कॉम्प्लिकेशंस है। यस सर। इन चीज़ों की आपने सर्जरी करनी है, सर्जरी इसमें कर सकते हैं, इसमें आप सर्जरी नहीं करिए, ये मेडिकल ट्रीटमेंट आपने इसकी करनी है, क्योरेबल है, ठीक है। सर ये ये मेडिसिन, मेडिकेशन में टॉसिस भी मेंशन है, हाँ टोसिस भी है इसमें, तो ये एक्सपेंसिव मैकेनिकल टोसिस, क्योंकि ये आपका आइलेट है और स्क्लीरोज हो गया है, तो स्क्लीरोज होने की वजह से कभी कभी इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा नीचे। तो नीचे आएगा। मैकेनिकल टोसिस में हमने पढ़ा है, सही सही सही। ठीक है। तो ये मैकेनिकल टोसिस का करता है, ठीक है? लीडर पकड़ा है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्राइकेसिस किसको कहते हैं? डिस्ट्राइकियासिस। दूसरा रो आ जाता है, तो ये ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भी आ जाता है, अच्छा, सेकंड रो। ठीक है। इट इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकोमा, ठीक है। ट्रैकियासिस जो नॉर्मल एलेशेस अपनी पोजीशन से बेंड कर रहे हैं, डिस्ट्राइकेसिस जो इबनॉर्मल एक एक्स्ट्रा रो आ जाए, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ जाता है। सही है सर। आपका पैथोलॉजी का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम मैनेजमेंट पे आते हैं। अनकॉन्शियसली फर्स्ट ईयर चिकम स्टूडेंटान भी ना अगर सरकारी स्कूल में प्रशासन, हम इसकी क्या करेंगे? याद रखें, अक्सर हम ट्रीटमेंट में कहते हैं कि ये जो फलाना मेडिसिन है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। बिल्कुल। ये दो चीज़ें आपको ऐसे ही सामने आएंगी जिस तरह वोमिटिंग, डायरिया और नाज़िया, ठीक है, क्योंकि उनमें साइड इफ़ेक्ट्स इन चीज़ों और ट्रीटमेंट्स की ज़्यादा होती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन का इफ़ेक्ट जो है उसके बच्चे पे होता है, ठीक है। तो इस डिजीज़ में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं और ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ देते हैं उसमें एक है हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन, टॉपिकल ऑइंटमेंट देते हैं, ठीक है। ऑइंटमेंट बुक में आपके ट्रीटमेंट्स लिखे हैं, यस सर। लेकिन मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, इसमें जी। थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
तो एरिथ्रोमाइसिन इज अ वेरी सेफ एंटीबायोटिक, चाहे वो आप बच्चों में ले, चाहे आप प्रेग्नेंट वुमेन में ले, Yeah, that's किसी में भी ले, ये बहुत सेफ एंटीबायोटिक है, ठीक है। एज कंपेयर टू टेट्रासाइक्लिन जो हमारे पास सेफ नहीं है बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में। तो एरिथ्रोमाइसिन की ऑइंटमेंट आपने देनी है दिन में 3 मरतबा लगानी है उसमें, और कम से कम 6 हफ्ते के लिए, ठीक है। दूसरा जो आपका ट्रीटमेंट है टेट्रासाइक्लिन है। अगर आप सिर्फ एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन वगैरह देते हैं तो भी पेशेंट ट्रीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह बंदा एडल्ट है और इसमें टेट्रासाइक्लिन चूंकि ज़्यादा इफेक्टिव है तो इससे ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन भी आप ड्रॉप्स में दे सकते हैं उसको 6 हफ्तों के लिए या 3 हफ्तों के लिए। इसी तरह आप उसको एजिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोबैग के नाम से आता है, बेसिकली ये ज़्यादातर मैक्रोबैग के नाम से बहुत फेमस है, ये चीज़ें डिफरेंट ब्रांड में कंपनीज का इनमें जिस तरह आलिमों के दरमियान इख्तिलाफ होता है ना, एक राय के इनके इख्तिलाफ है उनका, इनमें इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग गले के लिए और उसके लिए यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, हालांकि ये कुछ लोगों में ये इफेक्टिव नहीं है। अगर ये भी इफेक्टिव ना हो ना तो ऑगमेंटिन बेस्ट है। कोई मॉक्सिक्लेव ऐसी एंटीबायोटिक है कि वो बैक्टीरिया जो सबसे ज़्यादा आपको वो शो कर रहा हो रेजिस्टेंस, वो भी उससे ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है ये आप देंगे उसको 3 हफ्ते के लिए और वंस अ वीक 1 ग्राम 1 ग्राम वंस अ वीक, ठीक है। तो इस 1 ग्राम को आप डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, 500 मिलीग्राम डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हो, 250 मिलीग्राम, ठीक है। इसके साथ आप डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, सही है, समझ आ रही है। अच्छा, ये आपने एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट दे दी, एरिथ्रोमाइसिन आपने ड्रॉप्स भी देने हैं। ये एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम हफ्ते में एक बार। हाँ, एक बार। मतलब यो 250 मुझे मेरे टीचर ने ड्रॉप्स दिए थे और वो मतलब वो लो करो। देखें आपने ये एक ऑइंटमेंट देना है, साथ में आई ड्रॉप्स भी देने हैं और साथ में सिस्टेमिकली टैबलेट्स जो आते हैं वो भी आपने देने हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज की ये वो है। सर ये 3 टाइम